अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट 3.2 ये एलिमेंट 3 स्टार्ट है और इसमें जो आज 3.2 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इसमें हेल्थ और सेफ्टी का जो कल्चर है हम लोगों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है, और उस हेल्थ और सेफ्टी कल्चर को हम किस तरह इम्प्रूव करेगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है मैनेजमेंट कमिटमेंट इन लीडरशिप। कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी कमिटमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए लाजिमी होता है। और जो लीडरशिप है, वो जो लीडर्स है या उनके जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो भी हेल्थ और सेफ्टी के लिए कमिटेड होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है, सीनियर मैनेजमेंट सेट पॉलिसी। सीनियर मैनेजर जो होते हैं कंपनी के, वो पॉलिसीज बनाते, फिर दे आर आल्सो सेट प्रायोरिटीज एंड टारगेट। और ये लोग जो है वो कंपनी के जो प्रायोरिटीज या जो टारगेट्स है वो भी ये लोग सेट करते हैं। ठीक है। दे मस्ट इंस्पायर एंड मोटिवेट फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी। और ये लोग हेल्थ और सेफ्टी से मोटिवेटेड भी होना चाहिए और इंस्पायर भी होना चाहिए। देयर लीडरशिप कास्केड्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो लीडरशिप है, इनकी जो हेल्थ और सेफ्टी की रहनुमाई है या जो लीडरशिप है, ये ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कास्केड्स होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे तक सारे लोग। क्योंकि ये लोग खुद हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखेगा तो जो भी इनके अंडर में काम करते तो खुद बहुत हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखेगा। विजिबल लीडरशिप बिहेविंग सेफली। और इनका लीडरशिप जब विजिबल हो, जो हमें सामने नजर आते हैं कंपनी में, वो इस तरह है कि ये लोग खुद सेफ्टी तरीके से काम करेगा, या ये जो बिहेव करते हैं, ये जो भी काम करते हैं कंपनी में वो सेफ तरीके से करेगा। देन इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी मीटिंग्स। और ये लोग खुद सेफ्टी मीटिंग्स में इन्वॉल्व होंगे। जो टॉप मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि अगर वो अपने कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी को इंप्रूव करना चाहिए तो वो लाजिमी उनको चाहिए कि वो हेल्थ और सेफ्टी मीटिंग में वो खुद शरीक हो। ठीक है। और जब ये लोग सेफ्टी मीटिंग्स में शरीक होंगे तो लाजिमी बात है कि वो जो मीटिंग है उसको एक तकवीत मिलेगी, उसका एक पावर होगा। उसमें जो इश्यूज डिस्कस होते हैं उस उन इशू का सॉल्यूशन भी जल्द जल्द होगा। डूइंग सेफ्टी टूअर्स इन ऑडिट्स। और ये जो टॉप मैनेजमेंट है, ये इनको ये भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि सेफ्टी टूअर्स हो। सेफ्टी टूअर्स मीन जो बड़े बड़े मैनेजर से वो खुद साइट में आते, खुद इंस्पेक्शन करते, और उधर लोगों से बात भी करते, जो वर्कर से, चाहे वो मिडिल मैनेजर्स हो या जो भी, उनसे बात भी करते हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। ठीक है। और एक विजिबल उनका होना चाहिए कि हम खुद भी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में ख्याल रखना चाहिए। फिर ऑडिट्स, ये खुद ऑडिट्स में भी ये लोग खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। देन प्रोमोटिंग सेफ्टी, प्रोमोटिंग चेंजेस टू इंप्रूव सेफ्टी। और इन लोगों को चाहिए, ये जो टॉप मैनेजमेंट है, कि ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में ये इस तरह के चेंजेस लेकर आए जिससे हेल्थ और सेफ्टी इंप्रूव हो। फिर एनफोर्सिंग रूल्स थ्रू यूज ऑफ डिसिप्लिन। और ये लोग जो है टॉप मैनेजमेंट या जो टॉप लीडरशिप है, ये कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो कायदा कानून है, डिसिप्लिन, ये उसके जो रूल्स है, कानून कवानीन है, वो ये लोग एनफोर्स करेगा। किसके जरिए? रूल्स, डिसिप्लिन को रूल के जरिए कंपनी में इनको एनफोर्स करना चाहिए, इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो जब ये टॉप मैनेजमेंट
कमिटेड होगा हेल्थ और सेफ्टी के लिए, कंपनी में ये लोग जब कमिटेड होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी पॉजिटिव होगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट्स नहीं होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा ही होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, हर जगह पे उन लोगों को काम भी मिल सकते हैं, उनके जो एम्प्लॉइज है, उनके जो वर्कर्स है वो भी खुश होंगे, वो मालिकान जो है उन कंपनीज के वो भी खुश होंगे, और जिस मुल्क में ये लोग काम करते हैं वो मुल्क भी उस कंपनी से खुश होगा। इसलिए ये जो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है। अगर ये लोग कमिटेड होंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, लोग भी खुश होंगे, ठीक है, और कंपनी को पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह भी काम भी मिल सकते हैं और प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंपिटेंट वर्कर्स। सब जब हम किसी भी कंपनी में हेल्थ और सेफ्टी का जो कल्चर है अगर वो उसको इंप्रूव करना चाहिए तो उसमें जो वर्कर्स है वो भी कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंस का मतलब यही है कि कैट एक वर्ड से KATE कैट के नॉलेज, यानी जो उस कंपनी के वर्कर्स है उसमें नॉलेज होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, नॉलेज हेल्थ और सेफ्टी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और वो जो लोग है उसमें एबिलिटी भी होना चाहिए, वो काम करने की एबिलिटी भी होना चाहिए, यानी वो जो काम करना चाहते हैं उसके के लिए वो लोग एबल होना चाहिए, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एबिलिटी उस काम करने के लिए सुटेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग है, वो वर्कर उस काम के मुतालिक या जो काम करना चाहते हैं उस पर ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। फिर एजुकेशन, उन लोगों के पास एजुकेशन भी होना चाहिए। तो कैट एक वर्ड है KATE कैट, नॉलेज, एबिलिटी और ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। द ट्रेनिंग स्किल्स और एबिलिटी एक ही चीज है, ठीक है, एक्सपीरियंस और नॉलेज। जब ये चार चीजें किसी भी वर्कर में हो या किसी भी बंदे में हो तो वो बंदा कंपिटेंट होगा। एंड परहैप्स अदर एट्रीब्यूट्स सच एज एटीट्यूड और फिजिकल एबिलिटी टू बी एबल टू कैरी आउट देयर जॉब सेफली। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कोई जॉब ऐसा होता है कि उसके लिए जो बंदे के फिजिकल एट्रीब्यूट्स है या फिजिकल उसके उसमें कुछ और चीजें एबिलिटीज हो फिजिकल, या उसका एटीट्यूड है उसके काम के बारे में वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपिटेंट बंदे में ये चारों चीजें होना चाहिए, और उसके अलावा ये जो वो उस मौके के मुताबिक या काम के मुताबिक उसके जो एटीट्यूड है या जो फिजिकल एबिलिटीज है वो भी सूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर्स कंपिटेंट होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ और सेफ्टी का कल्चर जो है वो भी इंप्रूव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो खुश भी होंगे, वो प्रोडक्टिव भी होंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो भी ज्यादा होगा। और उनको, क्योंकि जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई क्लाइंट कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब काम देता है तो उसके वर्कर जो है या उसके स्टाफ भी वो चेक करते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल वो चेक करते हैं। जब इस तरह के कॉम्पिटेंट वर्कर्स होंगे, कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा, तो लाजिमी बात है उनको हर जगह पे दुनिया में किसी भी जगह उनको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, दुनिया में किसी भी कोने में उन लोगों को वर्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो कंपिटेंट वर्कर्स भी लाजिमी होना चाहिए किसी भी कंपनी में अगर वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं। और ये कंपिटेंट वर्कर हम जिधर भी हो
तो कंप्यूटर वर्कर इसलिए भी चाहिए क्योंकि हेल्थ और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर वर्कर्स फिर एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, ठीक है, उधर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाजिमी है कि वर्कर सारे कंपिटेंट हो। देन कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ग्राफिक कम्युनिकेशन, यानी किसी भी कंपनी में, यानी पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी में कम्युनिकेशन की बहुत अहमियत है, और कम्युनिकेशन 3 तरह के कम्युनिकेशन है। एक है जुबानी कम्युनिकेशन, वर्बली कम्युनिकेशन, एक है रिटन कम्युनिकेशन, और ग्राफिक कम्युनिकेशन या तस्वीरी कम्युनिकेशन। ये 3 तरीके हैं बातचीत के या कम्युनिकेशन के, जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात या जो अपना जो भी है वो पहुंचा सकते हैं। वर्बली, रिटन एंड ग्राफिक। वर्बल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स और लिमिटेशन इन डिसएडवांटेजेस। ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसका बेनिफिट्स ये है कि पर्सनल, इन्हें 2 बंदे सामने एक दूसरे के सामने बात करते इसमें, और ये क्विक होता है, फास्ट होता है, डायरेक्ट होता है, चेक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसमें एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग भी चेक करते हैं। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आता तो उससे पूछता है कि ये बात दोबारा मुझे दोहराओ, और इसमें फीडबैक इमीडिएटली होता है। शेयर व्यूज, ये एक दूसरे के साथ जो व्यूज है, इनके नजरियात है जो है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट्स बॉडी लैंग्वेज, और इसमें यह भी है कि जो बंदा बात करते हैं आपके सामने, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चलता है कि यह बंदा मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। और फिर लिमिटेशन है इसके, लैंग्वेज बैरियर, ये लिमिटेशन है। अगर किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल एक बंदे है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और दूसरे जो उसके ऑडियंस है या जो सुनने वाले हैं उसको इंग्लिश का पता नहीं है, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी है ना। फिर जॉर्गन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी वो इस तरह यूज करते हैं कि वो ऑडियंस को पता नहीं होता। तो हमें चाहिए कि जो ऑडियंस है, जो हमारे ऑडियंस है, जो हम सुनने वाले हैं सामने, उनके लैंग्वेज में बात करना चाहिए ताकि उनको समझ आ जाए, ताकि हमारी जो बात है, जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका कुछ फायदा हो। स्ट्रॉन्ग एक्सेंट और डायलेक्ट, कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनका जो एक्सेंट है या डायलेक्ट, वो बात का जो तरीका है उनका बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जो सामने जिससे बात करते हैं वो उसको समझ नहीं आता। ये भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी एक नुकसान है इसका। बैकग्राउंड नॉइज, और अगर कोई बंदा बात करते है और उधर कोई दूसरा शोर, इंडस्ट्रीज में अक्सर शोर होते हैं, नॉइज होते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। पुअर हेयरिंग, आप जो किसी बंदे से बात करते हैं और उसका हेयरिंग कैपेसिटी अगर वो पुअर हो, कमजोर हो, तो ये भी एक बैरियर है, एक लिमिटेशन है। फिर एम्बिग्विटी, जो आप उसको बताते हैं वो वाज़ेह होना चाहिए। अगर उसमें कोई वजाहत सही नहीं हो, उसमें एम्बिग्विटी हो, तो वो भी नुकसान है। फिर अगर उसको समझ ना आ जाए, मिसिंग इंफॉर्मेशन, और ये जो वर्बल इंफॉर्मेशन होते हैं ये मिस भी हो सकते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग इंफॉर्मेशन, नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुअर क्वालिटी टेलीफोन और पब्लिक अनाउंसमेंट, ये इसकी क्वालिटी भी पुअर होते हैं। किसी टेलीफोन पे अगर आप वर्बली बात करते हो तो फोन पे दूसरे बंदे को समझ भी नहीं आ सकता, ठीक है, इस तरह होता है। या किसी पब्लिक अनाउंसमेंट आप करते हैं तो वो जो पब्लिक लोग है वो अक्सर उनको समझ नहीं आता। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के ये डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन है। देन रिटन कम्युनिकेशंस, ये कंपनी में रिटन कम्युनिकेशन भी चाहिए। पहले तो हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, अभी रिटन कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन कम्युनिकेशन ये है कि ये तहरीरी बातचीत है, यानी जो हम तहरीर, जो हम लोग लिखते हैं या ईमेल के थ्रू या पेंसिल के थ्रू या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी जो हम लोग राइट, इन रिटन कम्युनिकेशन जो भी है, इन तहरीर कम्युनिकेशन जो भी है, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, रेफरेंस, एक
सबूत के तौर पर भी ये हम पेश कर सकते हैं। देन कैन बी रिटन केयरफुली फॉर क्लैरिटी, क्योंकि हम लोग बहुत एहतियात के साथ ये लिखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्या लिख ले, तो इसमें क्लैरिटी भी ज्यादा होती है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली चीप, और ये हम एक लेटर लिख लेते हैं और बहुत सारे लोगों को लेटर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल, उसमें वो जो ईमेल एड्रेस में आप डाल दे कितने भी ईमेल जो रिसीवर से, उसके बहुत सारे ईमेल एड्रेस डाल दे। या एक और आजकल ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको लिख ले और क्लिक करके बहुत सारे लोगों को पहुंच सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशन क्या है? इनडायरेक्ट, इसमें कोई बंदा सामने नहीं होता है, इनडायरेक्ट है, तो बॉडी लैंग्वेज का भी पता नहीं चल सकता कि हमें क्या कह रहे हैं। सिर्फ वो रिटन कम्युनिकेशन, उससे हम अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है। ये बंदा जब वर्बली यानी जुबानी तौर पर जो बंदा बात करता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज से भी आधी बात की समझ आ जाती है। ठीक है। लेकिन ये इनडायरेक्ट है, टाइम, इस पे टाइम भी लगता है, क्योंकि अगर कोई ईमेल आप भेज देते हैं, कुछ लोग उसको पढ़ते भी नहीं है, तो टाइम भी इस पे लग सकते हैं। फिर जॉर्गन और अब्रिविएशन, कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करते या अब्रिविएशन यूज करते कि वो जो रिसीवर है उसको समझ नहीं आता, या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप इस तरह यूज करते हैं कि उसको समझ नहीं आता, तो ये भी एक लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है। इम्पर्सनल, ये रिटन कम्युनिकेशन इम्पर्सनल है, इसमें कोई बंदा सामने नहीं आता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आ सकते कि क्या बात कह रहे हैं, लेकिन ये रिटन कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है। एम्बिगुअस, और ये जो कम्युनिकेशन से अगर इसमें कोई इस तरह भी हो सकते है, कोई ऐसे अल्फाज यूज करते या कोई इस तरह के सेंटेंस यूज करते कि वो वाजह नहीं होते, रिसीवर को वाजह या उसके समझ नहीं आता, मे नॉट बी रीड, इस तरह भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक ईमेल भेज देते हैं और वो लोग रीड भी नहीं करते। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, जुबान की समझ, ये जुबान की भी रुकावट हो सकती है। हम लोग भी देखते हैं ना, आप लोग कभी ये जो हम लोग कोई जो जो चीजें लेते हैं मार्केट से, उसके साथ एक कैटलॉग या एक बुक टाइप होते हैं, वो अक्सर किसी और लैंग्वेज में होते हैं, चाइनीज या जापानीज, समझ नहीं आती ना, रिसिपेंट में नॉट बी एबल टू रीड, और जो जिसको आप भेज रहे हो सकते हैं वो उसको समझ नहीं आता कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। नो इमीडिएट फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक इमीडिएटली आप नहीं दे सकते। ठीक है। हो सकता है आप उनको एक ईमेल कर ले कि मुझे जल्दी फीडबैक देगा, लेकिन हो सकते है वो उसको पढ़ भी नहीं ले और उसके इनबॉक्स में पड़ा है, महीना बाद पढ़े। ठीक है। ये भी एक बैरियर होता है। कैन नॉट क्वेश्चन, और उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। एम्पेयर विजन, और जो रिसीवर है या जो रिसिपिएंट, उसका अगर विजन, नजर क्लियर नहीं हो तो हो सकते वो उसको पढ़ भी न ले। ठीक है। देन ग्राफिक कम्युनिकेशंस, तस्वीरी कम्युनिकेशंस या तस्वीरी जो बातचीत है। बेनिफिट्स क्या है इसके? आई कैचिंग, ये जब तस्वीर हम लोग लगा लेते तो हर बंदा उसको देखते हैं, या वो कोई इस तरह के ग्राफिक्स या साइनेजेस, हर बंदा उसको देखते हैं और उसको, क्योंकि वो अगर आप लोग खूबसूरत लगा रहे तो हर बंदा सामने आएगा और उसको देखेगा, कि आई कैचिंग होते हैं ना, विजुअल्स नजर आते हैं, क्विक टू इंटरप्रेट, और उन लोग के दिमाग में भी जल्दी वो इंटरप्रेट हो सकते हैं। नो लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वो तस्वीर होते हैं उसमें कोई लैंग्वेज की बैरियर नहीं है। जॉर्गन फ्री, और कोई उसमें हम लोग कोई टेक्निकल वर्ड्स या कोई और वर्ड्स यूज नहीं करते, तो जॉर्गन फ्री है। कन्वेज अ मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस, और इसमें यह है कि किसी भी जगह आप साइनेज लगा लिया तो जितने भी लोग उधर आते हैं वो सबको आपने एक मैसेज कन्वे कर लिया। गेट पे लगा लेते हैं, या फॉर एग्जांपल मोटरवे में देख लो, वो सेफ्टी बेल्ट्स को उन्होंने साइनेज बनाया होता है, तो हर जो भी बंदा उधर आते जाते तो उसको मैसेज कन्वे होते हैं। फिर लिमिटेशन, नुकसानात क्या है इसके? सिंपल मैसेजेस, एक्सपेंसिव, महंगा, मार्केट से खरीदना पड़ता है, पैसे भी लगाना पड़ते हैं इस पे। मे नॉट बी लुक्ड एट, और कोई लोग इसको देखते भी नहीं है। सिंबल्स और पिक्टोग्राम्स में बी अननोन, कोई इस तरह के सिंबल्स होते हैं कि वो जो देखने वाला है उसको समझ नहीं आता, उसके बारे में फीडबैक भी नहीं होता इसमें।
नो क्वेश्चन इसमें, क्योंकि तस्वीर में कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड विजन, अगर किसी बंदे के नजर का प्रॉब्लम हो या उसका नजर सही नहीं है तो देख ही नहीं सकता। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ये जो हमारा कम्युनिकेशन है इसको हम किस तरह ब्रॉडकास्ट करेंगे या किस तरह पहुंचाएगा लोगों तक। नोटिस बोर्ड के थ्रू, पोस्टर्स एंड वीडियोस के थ्रू पहुंचा सकते। डिजिटल मीडिया, ये आजकल डिजिटल मीडिया है, वीडियोस या कोई और व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी डिजिटल तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। टूल बॉक्स टास्क में, टूल बॉक्स टास्क जब भी कोई काम वर्कर शुरू करते उससे पहले उस काम के बारे में जो सुपरवाइजर है वो बता देते हैं कि इसमें ये क्या काम हम लोगों ने करने और इसमें खतरात क्या है और इन खतरात को हम लोग किस तरह कंट्रोल करेंगे। ये टूल बॉक्स टास्क है, तो उसमें भी हम लोग ये मैसेजेस जो है वो पहुंचा सकते हैं। मेमोज इन ईमेल्स के थ्रू, वर्कर्स हैंडबुक्स, और वर्कर का जो हैंडबुक्स है उसमें भी कोई चीज सेफ्टी के बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन वो हम लोग पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को कन्वे कर सकते हैं या ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये हम पढ़ रहे हैं ना कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी का जो कल्चर है वो किस तरह इंप्रूव करेगा। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट कमिटमेंट पढ़ा, फिर कंपिटेंट वर्कर्स, फिर कम्युनिकेशंस, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशंस, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और ग्राफिक कम्युनिकेशन, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए, वर्कर्स और मालिक के दरमियान ताउन, हर काम में ताउन होना चाहिए। और फिर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब यही है कि किसी भी मसले में मुशावरत होना चाहिए। कंसल्टिंग टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। कंसल्टिंग ये है कि दो तरफ का कम्युनिकेशन से, यानी मालिक जो बता देते वर्कर को, वर्कर जो है उसका उनसे भी पूछ सकते हैं अगर उसमें कोई मसला हो। यानी वर्कर उसको फीडबैक देगा और मालिक जो है उस फीडबैक का लाजिमी, अगर जो फीडबैक है उसमें जो भी वो बता देते हैं उस पर एक्शन लेगा। ठीक है। देन इन्फॉर्मिंग वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय। इन्फॉर्मिंग यही है कि मालिक से जो इंफॉर्मेशन आते हैं एम्प्लॉय को, वो इन्फॉर्मिंग है। टिपिकल इश्यूज टू कंसल्ट ऑन, वो कौन से इश्यूज है कंपनी में जिस पे हम लोग मशावरत करते हैं मालिक और वर्कर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई ऐसा चीज, जब हम कोई नया चीज लेके आते हैं कंपनी में जिसकी वजह से हेल्थ और सेफ्टी को इफेक्ट हो सकते हैं, हेल्थ और सेफ्टी को कुछ मसला हो सकते हैं वर्कर्स को, तो उसके बारे में कंसल्ट करेगा वर्कर से मालिक लाजमी। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यानी हेल्थ और सेफ्टी का जब कोई ट्रेनिंग्स हम लोग तैयार करते हैं, उसका स्केड्यूल तैयार करते हैं और वो ट्रेनिंग्स के एक प्लान होते हैं हमारे पास, तो उसमें भी मालिक और वर्कर्स एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना चाहिए, मशावरत होना चाहिए उसमें। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो तो लाजिमी है कि जो मालिक है वो वर्कर के साथ कंसल्ट कर ले उसके ऊपर। ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी है, ये नया चीज है, नए मशीनरी है, इसमें हजर से और इसके तरीका, ऑपरेटिंग तरीका यही है और इसको हम जो हजर है उसको किस तरह कंट्रोल करेगा, इस पे कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। देन मेथड्स ऑफ कंसल्टेशंस, यानी मालिक किस तरह कंसल्ट करेगा वर्कर्स के साथ कंपनी में। दो तरीके हैं, डायरेक्ट कंसल्टेशन और एक डायरेक्ट कंसल्टेशन है और दूसरा जो तरीका है टू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो कंपनी में जितने भी वर्कर्स होते हैं उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन वर्कर में से कुछ वर्कर्स ले लेते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट कंसल्टेशन में एम्प्लॉय टॉक्स टू ईच वर्कर्स एंड रिजॉल्व्स इश्यूज। इसमें यह है कि मालिक जो है वो हर बंदे के साथ बात करते हैं और उसका जो इशू होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो ये छोटे कंपनीज में हो सकते हैं और जब बड़ी कंपनी हो
तो उसमें वो किस तरह कंसल्ट करेगा, यानी मुशावरत किस तरह होगी कि किसी चीज के बारे में, थ्रू वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। वर्कर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, मालिक जो है वर्कर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बना लेते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स या नुमाइंदगान, वो नुमाइंदगान पूरे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें किस तरह होता है, कमिटीज फॉर्म टू रिप्रेजेंट वर्कर्स, कमिटीज बना लेते हैं। वो कमिटी में क्या होता है, उसमें मसले डिस्कस करते हैं, और उसमें जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उसमें बैठते हैं और वर्कर की नुमाइंदगी करते हैं, और फिर वो सारे वर्कर्स को बता देते कि ये इश्यूज हम लोगों ने जो कमिटी है उसमें डिस्कस किए, उसमें कंसल्ट किए, और रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इशू। ये जो कमिटी है, सेफ्टी कमिटी, इसको हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी बोलते हैं कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका एक रेगुलर मीटिंग होता है, और इसमें जितने भी हेल्थ और सेफ्टी के इश्यूज है या साइट में जितने भी इश्यूज है वर्कर्स के, उस सब पे कंसल्ट करते हैं, मुशावरत होती है, और जो भी इश्यूज है उन लोग के उसको रिजोल्व भी करते हैं। मेंबर्स में है रॉयड्स इन लॉ, और इस कमेटी के जो मेंबर्स है या जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वर्कर्स के, ये बाकायदा कानून जो मुल्क का कानून है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इन लोग का बाकायदा एक रॉयड्स होता है के हुकूक होते हैं, और ये इनके एक पावर होते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी आर फोरम्स, व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव कमिटी। ये हेल्थ और सेफ्टी कमिटी या जो फोरम होते, ये हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये लाजिमी होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको जानते भी नहीं है क्योंकि उसमें निगेटिव कल्चर होते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव कल्चर हो तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी लाजिमी होगी। और ये एक हम लोग तो अभी इंप्रूविंग हेल्थ सेफ्टी कल्चर को इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग हो, और हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी या फोरम हो, तो वो कौन से अनासर है जो हेल्थ और सेफ्टी कमिटी को इफेक्टिव बनाते हैं। इफेक्टिव कमिटीज विल डिपेंड ऑन हु इज ऑन द कमिटी, कि कमिटी में कौन लोग शामिल है, हाउ ऑफन द कमिटी मीट्स, और कितने दिनों बाद ये कमिटी मीटिंग्स होती है, हु विल एक्ट एज चेयरपर्सन, और इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है। जो प्रोजेक्ट या जो कंपनी का हेड होते हैं वो हमेशा चेयरपर्सन होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो वो चेयरपर्सन होते हैं। अगर किसी कंपनी या कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है या कोई भी चीज, उसमें जो जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर का, वो भी चेयरपर्सन होते हैं। जो सबसे बड़ा होता है, जो पोजीशन में सबसे बड़ा होता है वो चेयरपर्सन होता है। ठीक है, व्हाट अथॉरिटी द कमिटी विल हैव, और फिर इस कमिटी, ये जो कमिटी है हेल्थ और सेफ्टी की, इसकी अथॉरिटी कितनी है, व्हाट विल बी डिस्कस, और इसमें क्या चीजें डिस्कस होंगे, हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, और इसमें जो चीजें डिस्कस हुए उसको रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, को रिकॉर्ड करना चाहिए ना। हमारे पास एक बंदा होना चाहिए ताकि जो जो चीजें या जो जो इश्यूज हम डिस्कस करते हैं वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ताकि बाद में उस पे एक्शन ले ले। ठीक है, हाउ इश्यूज विल बी फॉलोड, और जो भी इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए उसको बाद में किस तरह फॉलो अप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग में इश्यूज दैट में बी कंसीडर, वो इश्यूज, वो मसाइल जो हम लोग हेल्थ और सेफ्टी कमिटी में कंसीडर या हेल्थ और सेफ्टी कमिटी में डिस्कस करते हैं, वो क्या इश्यूज है, वो ये है। ठीक है, ये जब आप लोग किसी भी जगह कोई भी फील्ड में इंशाल्लाह किसी भी कंपनी में जाते हो तो हेल्थ और सेफ्टी के ये इशू आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, निवोश ने हमें बता दिया वो इश्यूज। स्टडी ऑफ एक्सीडेंट्स इन डिजीज स्टेटिस्टिक्स, सबसे पहले जो हमारे कंपनी में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई डिजीज, इसका एक स्टेटिस्टिक्स आप लोग के पास होगा, वो आप लोग डिस्कस करते कि एक्सीडेंट्स किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, और ये डिजीज इन क्यों, ये हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पे ये चीजें न हो। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग, और हम लोग जो
हेल्थ और सेफ्टी का मॉनिटरिंग या हेल्थ और सेफ्टी का इंस्पेक्शन करते हैं साइट्स में, उसके रिपोर्ट्स को भी रिव्यू करते हैं। वो रिपोर्ट्स में इश्यूज होते हैं ना, मसले होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि किस वजह से मसला हुआ था, या हम लोगों ने जो मॉनिटरिंग किया वो किस तरह है। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स रिपोर्ट्स, और जो सेफ्टी ऑडिट्स के रिपोर्ट्स होते हैं, जो हमारे कंपनी में ऑडिट्स होते हैं, उसके रिपोर्ट्स वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एचईसी, जो हमारे एचईसी टीम है, उनकी जो रिपोर्ट्स है और जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं या उस पर कंसल्ट करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेफ्टी रेप, और जो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स उन लोगों ने हमें दिए वो भी इस कमेटी मीटिंग में डिस्कस होगी। देन प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स इन पॉलिसी, जो हम लोग प्रोसीजर काम करने के जो तरीके या वो पॉलिसीज जो हम लोग बनाते काम करने के लिए, उसके लिए जो असिस्टेंट चाहिए उसके बारे में भी हम सेफ्टी कमेटी मीटिंग में डिस्कस करते हैं। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, और जो हमारा ट्रेनिंग का प्लान चल रहा है और जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्कर्स को, उसका इफेक्टिव भी हम लोग वो डिस्कस करते कि आए ये जो ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, आए ये इफेक्टिव है या नहीं है। ट्रेनिंग इसलिए देते हैं हम लोग हेल्थ और सेफ्टी के, ताकि कंपनी में एक्सीडेंट ना हो, लोग के सेहत को कोई नुकसान ना हो, कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो, कंपनी एक हेल्थ और सेफ्टी एनवायरनमेंट में सब कुछ हो, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस भी हम लोग चेक करते हैं। देन मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशंस, और जो सेफ्टी कम्युनिकेशन है हम लोगों ने बताया ना, एक वर्बल कम्युनिकेशन से, क्योंकि कंपनी है उसमें लाजमी वर्बल कम्युनिकेशन होगी, जुबानी बात लाजमी होगी, टूल बॉक्स टॉक हो या कोई और हो, जुबानी आप लोग बताते हैं वर्कर्स को। फिर रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल्स या कोई दूसरा सेफ्टी कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या कोई दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, रिस्क असेसमेंट और जो भी है वो कम्युनिकेशन किस तरह है, वो किस तरह वो मॉनिटर वो हम लोगों ने करने, और इसमें सब कुछ बताने हैं कमेटी मीटिंग में। फिर ग्राफिक्स कम्युनिकेशन, साइनेजेस वगैरह या दूसरे भी जो है उसके बारे में भी इस मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। ये इश्यूज है, ये जो चीजें इस कमेटी मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? एचएनएस ट्रेनिंग इज द प्लान फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन अ रिलेटिव और सेफ एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग ये है कि जो हेल्थ और सेफ्टी के जो ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट्स, अभी ये जूम का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं इसको इसी जगह पे स्टॉप करके दोबारा लॉग इन, आप लोग भी सेम टाइम पे लॉग इन हो जाए, एक दो तीन टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है।